देखिए, ये समझना हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनका काम है कि वो किस प्रकार से इसको लेना चाहते हैं। क्या होता है, ये पॉलिटिकल जो सिनेरियोस होते हैं इनको हमको थोड़ा सा एक खुली दृष्टि से सोचने की आवश्यकता होती है। वो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री बिल्कुल ऐश आराम का जीवन जिया करते थे। सभी को मेरा सादर प्रणाम, अभिवादन। सभी दर्शकों का, श्रोताओं का। हमारे साथ आज फिर जुड़ गए हैं प्रसिद्ध वक्ता प्रदीप माहौर सर। प्रदीप सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार अर्पणा जी। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं राहुल गांधी जी ने जो वीर सावरकर के विषय में वक्तव्य दिया था, जिसके वजह से बहुत सारी समस्याएं उठी थी। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने अंग्रेजी के एक लिखे हुए प्रश्न को हिंदी में अनुवाद करके जो दोहराया था कि मैं आपका नौकर बनकर रहना चाहता हूँ, और बाद में उन्होंने कहा कि ये मैंने नहीं, वीर सावरकर ने कहा है। इस वक्तव्य में कितनी सच्चाई है और इसका एक्चुअल माने क्या वही है जो राहुल जी ने कहना चाहा था पब्लिक के सामने? जी अर्पणा जी, देखिए आपको स्क्रीन दिख रहा होगा ये। जी जी जी, तो यहाँ पे राहुल गांधी जी ने कुछ इस प्रकार से एक लेटर दिखाया था। अब आप ये इसके बाद में एक लेटर और देखिए। ये इंदिरा गांधी जी ने लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने वीर सावरकर जी की तारीफ करी थी और उन्होंने बोला था सन ऑफ इंडिया। 1883 में डाक पत्र, जो डाक टिकट होता है ना, वो जारी किया गया था। ये भी इंदिरा गांधी ने जारी किया था। ये वीर सावरकर के ऊपर जारी किया था। अब रही बात कि जो उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया था, योर ओबीडियंट सर्वेंट। अब आप ये लेटर देख सकती हैं, ये जो आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है आई रिमेन योर ओबीडियंट सर्वेंट एम के गांधी। यानी ये किसका लेटर लिखा हुआ है? महात्मा गांधी का। अब ये जो उन्होंने बताया कि वीर सावरकर जी का लेटर है, इसके विषय में मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। देखिए, क्या है कि वीर सावरकर जी जो थे, उन्होंने जो भी उस समय केसेस चल रहे थे, अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद होता है तो उसके लिए लेटर्स कौन लिखता है? उसका वकील लिखता है। महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने एज अ वकील सावरकर जी का केस लड़ा था, क्योंकि उस समय पे ऐसा ओपिनियन आया करता था कि जितने भी क्रांतिकारी हैं उनको भी भारत के अंदर अच्छे वकील जो है मिलना चाहिए। तो इसी प्रकार से वीर सावरकर जी को भी गांधी जी एज एन एडवोकेट मिले थे, और उसका एक लेटर भी अवेलेबल है जिसमें उन्होंने, जिसको बोलते हैं वकालतनामा, जिसमें मंजूर किया था कि मैं इनका केस लड़ूंगा। और इस प्रकार के जितने भी लेटर्स होते हैं वो वकील लिखता है। वकील लिखने के बाद में जो भी उस समय की उनके बीच में चर्चा रही होगी, उन्होंने मंजूर किया होगा, किस कारण से मंजूर किया होगा, तो वकील ज्यादातर लेटर लिखने के बाद में वो उनके जो क्लाइंट होते हैं, यानी जिनका वो केस लड़ रहे हैं, उनसे वो सिग्नेचर करवाते हैं उसके अंदर। अब आई रिमेन योर ओबीडिएंट सर्वेंट जिसकी बात कर रहे हैं राहुल गांधी, ये कौन लिखते थे? एम के गांधी। अच्छा, महात्मा गांधी जी जो थे, एम के गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी जो थे, सबके लिए ऐसा नहीं लिखते थे। सिर्फ अंग्रेजों में जो बड़े ऑफिसर्स थे या जज थे, उनके लिए जब लेटर लिखा करते थे तो इस प्रकार के लेटर लिखते थे। उनका एक और भी मैं आपको लेटर दिखा रहा हूं, आई एम एटसेट्रा एम के गांधी। इस प्रकार के जब वो निचले लेवल के किसी ऑफिसर को लेटर लिखते थे तो उसमें इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते थे, ठीक है। तो और तीसरा प्रकार उनका ये था कि जब भी कभी भारतीय को लेटर लिखते थे, किसी को, कभी भारत के रहने वाले किसी व्यक्ति को लेटर लिखा करते थे, तो ब्लेसिंग्स फ्रॉम बापू ऐसा करके लिखते थे। तो गांधी जी के मैंने बहुत सारे लेटर्स जो है वो निकाले, और सभी लेटर्स में 3 कैरेक्टरिस्टिक दिखाई पड़ी। हायर लेवल के ऑफिसर्स को उन्होंने आई योर ओबीडिएंट सर्वेंट लिखा हुआ है, और यही उनकी लैंग्वेज जो है वो वहां पे मिलती है वीर सावरकर जी के लेटर में। यानी ये लेटर जो है वीर सावरकर जी का लिखा ही नहीं गया है, ये गांधी जी का लिखा हुआ लेटर है। अब इस बात के हम पुख्ता सबूत नहीं बोल सकते, क्योंकि सिग्नेचर जो हैं वो आते हैं वीर सावरकर जी के, लेकिन एक हर व्यक्ति का लिखने का एक तरीका होता है, और उस पूरे लेटर की लैंग्वेज को अगर आप ढंग से देखेंगे, किस प्रकार से वो लिखा गया है, जो वर्ड्स उसमें उपयोग किए गए हैं, वो सारे वर्ड्स गांधी जी ही उपयोग किया करते थे। तो सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से खारिज होती है
कि वो लेटर उन्होंने लिखा था। लेकिन गांधी जी ने भी लिखा, तो क्या गांधी जी ने गलत लिखा या इस तरह से लिखना गलत था? नहीं, इसके ऊपर हम आते हैं। नेहरू जी ने भी इस प्रकार के लेटर लिखे थे। अपनी आत्मकथा में नेहरू जी ने लिखा था कि नाभा जेल में जब वो थे, तब मोतीलाल नेहरू ने उनको छुड़ाने के लिए एक माफीनामा लिखा था। लेकिन अब देखिए क्या होता है कि क्योंकि नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, तो उस माफीनामे की कॉपी हमको नहीं मिल सकती, क्योंकि अब तक तो वो माफीनामा डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, ऑनलाइन कहीं भी मिल पाए हमको ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि इस तरह के जितने भी कॉन्फिडेंशियल लेटर्स थे, वो अगर किसी और के थे जो कि कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ था, वो तो संभाल के रखे गए। गांधी जी के लेटर्स जो हैं वो इसलिए संभाल के रखे जा सके क्योंकि वो सारे के सारे लेटर्स जो हैं वो एक किताब के रूप में आ गए, है ना, कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ गांधी जी करके। तो उस किताब के अंदर आ गए, तो इस वजह से सारे लेटर्स हमको मिल गए। बाकी जवाहरलाल नेहरू के लेटर्स जो हैं, जो अच्छे अच्छे लेटर्स हैं, उनके कलेक्शन मिल जाएंगे आपको। लेकिन जो इस तरह के कंट्रोवर्शियल लेटर्स हैं ना, उनके आपको कलेक्शन नहीं मिलेंगे। लेकिन ये बिल्कुल साफ आता है कि उन्होंने एक लेटर लिखा था जिसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू जो जेल में गए, और जेल में जाने के बाद उन्होंने जेल की बहुत खराब हालत देखी, तो वो इतने घबरा गए कि उन्होंने उनके पिताजी ने उनको समर्थन किया। समर्थन करने के बाद उनको जेल में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराई। वैसे देखा जाए तो इससे पहले जवाहरलाल नेहरू कई बार जेल में गए, लेकिन उनको जेल में बड़ी अच्छी फैसिलिटीज मिलती थी। वो एक्चुअली जेल नहीं थी, उनको कहीं किसी बंगले में रख दिया जाता था जहां पे बाहर पुलिस रखती जाती थी। वहां पे उनके साथ में उनका एक कुक रहता था, उनके सेवक रहते थे, उनके नौकर चाकर रहते थे, पूरी फैसिलिटीज रहती थी उनको। पहली बार ऐसा हुआ था कि नाभा में जब वो गए, तो वहां पे अंग्रेजों ने उनको सीधे उठा के जेल में डाल दिया। एक ही बार ऐसा हुआ है, और वहां पे भी उनको 10 दिन के अंदर ही माफीनामा लिख के उनको बाहर निकाला गया, और उसी पीरियड में सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई गई। वहां के जेलर तक से मिलकर बात करी गई कि भाई ऐसा है, मेरा बेटा है, बड़े व्यक्ति का बेटा है ये, और इसको क्या है कि इस तरह से जेल वेल में रहने की आदत नहीं है। कितने क्रांतिकारी अपना पूरा जीवन अर्पण करके राष्ट्र को अपने समर्पित कर रहे थे। उसी समय ये जवाहरलाल नेहरू, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिनके बारे में बोला जाता है कि कितनी बार जेल गए, ये हुआ वो हुआ, लेकिन उनकी स्थिति क्या थी? बिल्कुल ऐश आराम का जीवन जिया करते थे, है ना। अब आते हैं गांधी जी पे। अब देखिए, मैं कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा आपको जो देख के आपको भी अचरज होगा, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी आश्चर्य होगा। गांधी जी ने इन्हीं लेटर्स, जो गांधी जी के कलेक्शन है, उसमें से कुछ चीजें हैं जो कि मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करी है, ठीक है। इसमें गांधी जी ने क्या लिखा हुआ है? मैं ऐसा लिख रहा हूं क्योंकि मैं ब्रिटिश राष्ट्र से प्यार करता हूं और हर भारतीय में अंग्रेजों के प्रति वफादारी पैदा करना चाहता हूं। ये महात्मा गांधी जी के वर्ड्स हैं, ठीक है। अब दूसरा, हमें यह मानना चाहिए कि अगर हम ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा कर पाए तो हमने उस सेवा के माध्यम से स्वराज पा लिया। ये भी गांधी जी के वर्ड्स हैं। अब ये दोनों सुनने के बाद में जितने भी लोग जो श्रोता होंगे वो क्या सोच रहे होंगे कि जो गांधी जी हैं बिल्कुल विलन हो गए उनके लिए। क्या होता है, ये पॉलिटिकल जो सिनेरियोस होते हैं, इनको हमको थोड़ा सा एक खुली दृष्टि से सोचने की आवश्यकता होती है। मैं गांधी जी का कभी भी विरोध नहीं करता, मैं कभी भी गांधी जी का बहुत समर्थन नहीं करता, कभी विरोध नहीं करता। मैं ये मानता हूं कि वो एक थिंकर थे, उनकी एक अलग सोच थी, उनका एक अलग व्यक्तित्व था। हर एक व्यक्तित्व में कुछ कमियां हो सकती हैं और कुछ अच्छाई हो सकती है। अब ये जितने भी मैंने आपको ये दिखाए, कब के लिखे हुए हैं? ये उस समय के लिखे हुए हैं जबकि अंग्रेज जो थे वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट कर रहे थे, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग ले रहे थे। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे गांधी जी को सबसे बड़ी चिंता क्या थी? देखिए, गांधी जी एक सोच रखते थे। जो भी व्यक्ति एक सोच रखता है, उसके सोच कुछ सही हो सकती है, कुछ गलत हो सकती है, और हो सकता है कि अगर वो चीज नहीं हुई होती तो वो और ज्यादा गलत हो जाती। तो उनकी सोच ऐसी थी कि अगर कहीं किसी कारणवश ब्रिटिशर्स जो हैं वो हार गए तो क्या होगा? तो उस समय पे जो कंडीशन है बहुत खराब हो जाएगी, बहुत ही खराब हो जाएगी। क्यों खराब हो जाएगी? इसलिए खराब हो जाएगी क्योंकि जर्मन लोग जो हैं वो ज्यादा क्रूर हो सकते हैं भारत के लिए, ऐसा गांधी जी का विचार था। और गांधी जी इस सोच से ही काफी घबराए हुए थे कि कहीं अगर जर्मन शासन आ गया
क्योंकि अगर जिस जिस जगह पे ब्रिटिशर्स का रूल था, अगर ब्रिटिशर्स हारते तो जर्मन शासन आने की संभावना थी। वो सारे के सारे जितने भी कॉलोनीज थी वो सारे के सारे जर्मनी के पास आए थे। तो गांधी जी के दिमाग में जो विचार था उस समय पे ये था कि किसी भी हाल में ब्रिटिशर्स को नहीं हारना चाहिए है। और ये सोच सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। देखिए, ये समझना हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनका काम है कि वो किस प्रकार से इसको लेना चाहते हैं। उपनिवेशवाद जो था वो हमारे ऊपर पूरी तरीके से हावी था। उपनिवेशवाद जिस तरीके से हमारे पास हावी था, जिस तरीके से ये सारी चीजें चल रही थी, अगर इनको हम ढंग से समझें तो उस समय पे अंग्रेजों के साथ में निगोशिएट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए था व्यक्ति। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि गांधी जी ने ये ऑप्शन चूज किया कि मैं अंग्रेजों के साथ में जो निगोशिएट करूंगा, उनसे बातचीत करूंगा। लेकिन इन सब में मुझे जो सबसे अजीब व्यक्तित्व लगता है वो गांधी जी नहीं लगते हैं, क्योंकि कई लोग गांधी जी की बड़ी तारीफ करते हैं। मुझे सबसे अजीब व्यक्तित्व लगते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने हर काम वैसा किया जो कि उनकी पॉलिटिकल एडवांटेज उनको दिला पाए। चाहे वो एडविना माउंटबेटन जो है उनके साथ में उनके रिश्ते हों, चाहे वो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में रिश्ते हों, चाहे भारत का पाकिस्तान का बंटवारा कराने पे हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, हर जगह आप देख लीजिए ऐसा लगता है कि अगर ये व्यक्ति भारत का प्रथम प्रधानमंत्री नहीं होता तो भारत आज बहुत अच्छी कंडीशन में होता। 555 सिगरेट पीना, उसके लिए प्लेन चलवाए इन्होंने अपने कपड़े धुलवाने के लिए पेरिस भेजे, ये अपने आप को खुद अंग्रेज मानते थे। ऐसा व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री बना, ये देखा जाए तो हमारे लिए एक बड़े सोचने की बात है कि भारत में क्या हो गया। भारत का बहुत बुरा ये समय मैं मान सकता हूं जिस समय तक ये प्रधानमंत्री रहे या फिर इनका परिवार जो है यहां पे भारत पे शासन करता है। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही और मुझे पूरी आशा है कि हमारे सुनने वाले श्रोतागण दर्शकों के लिए ये बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन होगा कि गांधी जी के बारे में भी आपने पक्ष बहुत ही निरपेक्ष तौर से बहुत साफ तरीके से कहा कि किन स्थितियों में उन्होंने ये बात कही होगी, और वीर सावरकर ने ये अगर लिखा भी तो किन स्थितियों में, जिस तरह के अमानवीय हालात में वो रहे थे जेल में, तो हो सकता है लिखा हो या महात्मा गांधी ने लिखा हो, तो ये कहीं से भी गलत नहीं इसको माना जाता। एक चीज और समझने वाली है इसके अंदर कि देखिए, जब क्या होता है कि वो जेल में थे तो वो अपनी जो एक्टिविटीज चलाना चाहते थे, है ना, वो एक्टिविटीज अपनी जेल में से नहीं चला सकते थे। तो उनके लिए बहुत अच्छा था कि वो किसी तरीके से जेल से बाहर आ जाए। अगर वो जेल से बाहर आते तो अपनी एक्टिविटीज ज्यादा अच्छी तरीके से चला सकते थे। तो राष्ट्र को अपना योगदान देने के लिए उनको जेल से बाहर आना जरूरी था। उसके लिए जिन भी पैतरों की आवश्यकता थी वो गांधी जी ने किए, दूसरे एडवोकेट्स ने किए, उन्होंने स्वयं किए, लेकिन अल्टीमेटली उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो साफ था। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि अगर अपने शुद्ध ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए अगर आपको काड़ा तिरछा रास्ता भी लेना पड़ जाए तो वो हमको लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो साफ है। इसी तरह सर हम आगे बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की ओर। गांधी जी पर अब इस परिप्रेक्ष्य में आने के बाद इन दिस बैकड्रॉप एक तरह का प्रश्न आता है कि क्या गांधी जी अंग्रेजों के चाटुकार थे, अंग्रेजों के वफादार थे? हम इससे क्या समझे? नहीं, देखिए क्या है, मैंने अभी थोड़ा सा इसकी तरफ में चला गया था है, और इस प्रश्न में और क्लियर कर देता हूं। चाटुकार और देखिए उनको ऐसा नहीं बोला जा सकता। हाँ, लेकिन जो उनकी इमेज पोर्ट्रे करी गई थी हमारे सामने वो बहुत डिफरेंट इमेज पोर्ट्रे करी गई थी। एक कहानी ज्यादातर हम लोगों को सुनने को मिलती है कि गांधी जी जो थे वो ट्रेन में जा रहे थे, हैं क्लास 1 फर्स्ट क्लास के जो डब्बा होता है उसके अंदर वो बैठे हुए थे, अंग्रेजों ने उनको बाहर फेंक दिया। तो अब मुझे क्या है कि अपना स्वराज हासिल करना है, उसके लिए मैं कपड़े नहीं पहनूंगा और ये बहुत सारी चीजें उन्होंने जो देखी। लेकिन इसके बाद में अगर उनके कुछ लेटर्स जाते हैं अंग्रेजों को जिसके अंदर वो ये लिखते हैं कि आई योर सर्वेंट, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। उनकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है। मुझे जैसा महसूस होता है कि वो चाटुकार नहीं थे, लेकिन राष्ट्र के लिए जितना अच्छा करने की कोशिश कर सकते थे उन्होंने करने की कोशिश करी अपने हिसाब से। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है कुल मिला के अगर देखा जाए तो एक अंग्रेज की ही बनाई हुई पार्टी थी जी। इस पार्टी में ज्यादातर लोग ऐसे लोग थे जो कि अंग्रेजों के साथ में मिलकर काम करना पसंद करते थे, अंग्रेजों की सत्ता को मंजूर करते थे, ज्यादातर ऐसे लोग थे।
अब क्या है, इसके अंदर आप गांधी जी को बाहर कर दीजिए, जवाहरलाल नेहरू को रख दीजिए और बाकी लोगों को रख दीजिए इसके अंदर, ठीक है, तो आपको एक पूरी एक जमघट दिखाई पड़ेगा ऐसे लोगों का जो कि अंग्रेजों के चाटुकार हुआ करते थे। एक बहुत बड़ा जमघट दिखाई पड़ेगा। सरदार पटेल हो गए बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट, एकदम अलग पर्सनालिटी, है ना। जब गांधी जी हो गए बिल्कुल अलग पर्सनालिटी, इन दोनों को आप हटा दीजिए, इसके अलावा सबको आप देखिए वहां पे, तो क्या दिखाई पड़ेगा आपको? एक जमघट हो गया, एक ऐसा जमघट जो कि ये मेंटेन कर रहा था कि कहीं ब्रिटिश शासन के खिलाफ कोई विद्रोह ना हो जाए। और कांग्रेस पार्टी जो बनाई गई थी उसका पर्पस ही यही था। लेकिन हर पार्टी में एक सोच अलग भी आती है। अब जैसे इसी कांग्रेस पार्टी में सारे प्रधानमंत्री खराब हुए ऐसा तो नहीं बोल सकते भारत के, है ना। लाल बहादुर शास्त्री इसी पार्टी में हुआ करते थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हर जगह पे कुछ अलग अलग सोच के व्यक्तित्व होते हैं। गांधी जी का मुझे जैसा देखने में लगता है कि वो ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने इस विषम परिस्थिति में घुसने के बाद भी उन्होंने अपना एक विजन लिया कि हम किस प्रकार से अपना मत जो है ब्रिटिशर्स से मनवा सकते हैं और उसको मनवाने के लिए किस प्रकार से उनके साथ में नेगोशिएट किया जाए। अगर ये जवाहरलाल नेहरू को हम हटा देते हैं इस पूरे के पूरे एपिसोड से, तो ना तो पाकिस्तान का बंटवारा होता है, भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ ना तो वो होता है, ना ही क्या है कि जिस प्रकार से जो स्टेट्स जो हैं जो भारत में विलय हो सकते थे जो नहीं हो पाए, वो भी कहीं समस्या नहीं आती है ना। भारत एक बहुत ही समृद्ध राष्ट्र बन के उभरता है। तो गांधी जी का जो सपना था उसको चूर चूर करने वाला एक ही व्यक्ति हुआ, वो हुआ जवाहरलाल नेहरू। अगर ये ना होते तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी छोड़ के नहीं जाते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन्हीं की वजह से छोड़ के गए। तो कुल मिला के क्या है कि गांधी जी ने बहुत कुछ करना चाहा, लेकिन गांधी जी की सिर्फ एक गलती रही, एक ही गलती, ओनली वन मिस्टेक, और वो गलती ये थी कि वो जवाहरलाल नेहरू से बहुत ज्यादा इंप्रेस थे। और उनको भी कहीं ना कहीं किसी क्या, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हो सकता है उनको ऐसा लगता हो कि अंग्रेजों के साथ में इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो ये आजादी लेके आएंगे तो अच्छे से निगोशिएट कर पाएंगे, भारत अच्छे से चल पाएगा, जो भी कारण हो। लेकिन वो कहीं ना कहीं इनके साथ में प्रेशर में आ गए और उस प्रेशर के कारण भारत की बहुत बड़ी हानि हुई और इतनी विषम और इतनी नेगेटिव चीजें हुई हैं भारत में जो कि हम सब ने देखी हैं, हम सब ने झेला है। हमारी कई पीढ़ियां जो हैं उस दर्द से नहीं निकल पाई, ऐसी ऐसी चीजें हुई। सर आपने ये बहुत सही बात कही कि गांधी जी का जो भी रहा हो उनका मोटिव यही था कि भारत को आजादी मिले और आजादी के लिए ही उन्होंने जो भी किया, तो उनको इस तरह से अंग्रेजों का वफादार या चाटुकार नहीं कहा जा सकता है। तो सर जैसा आपने पहले प्रश्न के डिस्क्रिप्शन में बताया कि हो सकता है कि उनके वकील के नाते वीर सावरकर की चिट्ठी में योर सर्वेंट, मैं आपका नौकर रहना चाहती हूँ, इस तरह के बयान गांधी जी ने लिखे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सावरकर जी को माफी मांगने का सुझाव महात्मा गांधी ने दिया होगा? देखिए मैं बिल्कुल, ये बात तो मैंने प्रथम जो प्रश्न था उसमें ही बोल दिया कि जो माफी मांगने का सुझाव था वो गांधी जी ने दिया होगा, या फिर ये जो शब्द हैं वो गांधी जी जैसे प्रतीत होते हैं, ये मुझे भी लगता है। और इसकी पूरी संभावना है कि ये पूरे के पूरे सुझाव नहीं, ये पूरे के पूरे शब्द ही गांधी जी के, क्योंकि हर व्यक्ति का एक लिखने का एक पैटर्न होता है। मैं कोई चीज लिखूंगा और आप मेरे 10 लेटर्स लिख के उठा के देखेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार के जो शब्द जो है वो ज्यादा उपयोग करता हूं। ऐसे हर व्यक्ति का एक बोलने का तरीका होता है, उनके शब्दों को पकड़ के आप समझ सकते हैं। तो जो मैं शब्द देख पा रहा हूं और जो मैं गांधी जी के 10-15 लेटर दूसरे पढ़े, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये पूरी तरीके से जो भाषा है वो गांधी जी की भाषा नजर आ रही है इसके अंदर। महात्मा गांधी का तो नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, पर उनको महात्मा गांधी बल्कि बहुत समय तक कालांतर में बच्चे उनको महात्मा गांधी के नाम से ही जानते रहे। उनके जन्मदिन को भी हम महात्मा गांधी जयंती मनाते हैं। उनका असल नाम तो बाद में सीनियर क्लासेस में जाके बच्चों को पता चलता है, या जब आप पॉलिटिकल साइंस या ऐसे जर्नलिज्म में आते हैं तो पता चलता है। तो ये महात्मा की उनको उपाधि किन्होंने दी थी और कैसे मिली? देखिए बहुत सारे लोगों ने दी थी, इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी है कि किसने दी थी, और उनका जो विचार और जीने का जो तरीका था, जिस प्रकार से लोगों को संबोधित करते थे, एक कोई भी व्यक्ति अगर इतना पॉपुलर हो जाता है
कि लोग उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाते हैं, तो हम ये नहीं मान सकते कि वो व्यक्ति गलत होगा। गलत सही से बढ़ के उस व्यक्ति के अंदर अपना प्रभाव छोड़ने की जो क्षमता है वो कितनी बड़ी होगी। अगर हम ये बोलते हैं कि उनके बोल देने से भारत पाकिस्तान अलग हो गया, तो उस व्यक्ति का प्रभाव कितना बड़ा होगा। अगर हम ये बोलते हैं कि उनके व्रत रखने की वजह से, अनशन करने की वजह से कुछ लोगों को जो बाहर भेजना चाहते थे वो भेजने से रुक गए, तो उनका प्रभाव लोगों पर कितना बड़ा था। इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। उनका व्यवहार पूरी तरीके से महात्मा का था। बहुत सारे लोगों ने उनको महात्मा कह के बुलाया और बहुत सारे लोगों ने उनको फादर ऑफ नेशन भी कह के बुलाया। बड़ी कंट्रोवर्सी होती है आजकल फादर ऑफ नेशन के ऊपर। लोग बोलते हैं कि इनको फादर ऑफ नेशन बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। और फादर ऑफ नेशन को हिंदी में लोग ट्रांसलेट करते हैं राष्ट्रपिता। यहां सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए क्या है, फादर ऑफ नेशन का सबसे पहला एक कॉन्टेक्स्ट कि किसने बोला था, और सोच सकता है बहुत सारे लोगों ने बोला, वो आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरफ से। जब गांधी जी की धर्मपत्नी जो थी उनकी मृत्यु हुई थी जिस समय पे, तो उस समय पे आजाद हिंद रेडियो एक चला करता था। आजाद हिंद रेडियो जो है उसको संचालित करते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी पूरी टीम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक, जैसे कंडोलेंस मैसेज होता है, एक कंडोलेंस मैसेज दिया था। उसके अंदर बोला था, मैं प्रणाम करता हूं फादर ऑफ नेशन को। राष्ट्रपिता नहीं बोला था, फादर ऑफ नेशन को। अब क्या हुआ कि फादर ऑफ नेशन उन्होंने शब्द का उपयोग किया। फादर जो होता है इंग्लिश में उसके बहुत सारे मतलब होते हैं। एक चर्च के पादरी को भी फादर बोला जाता है, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है उसको भी फादर बोला जाता है। कांग्रेस के वो हेड थे और कांग्रेस उस समय पे एक बड़ी भूमिका निभा रही थी, तो उस समय उनको फादर ऑफ नेशन बोलना कोई गलत नहीं होता है, कुछ भी गलत नहीं है इसके अंदर। लेकिन गलती कहां पे हुई, जब अब जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद उन्होंने फादर ऑफ नेशन को ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट करने के बाद में उन्होंने उसका ट्रांसलेशन क्या लिख दिया, राष्ट्रपिता। क्योंकि पिता हमारे यहां पे बायोलॉजिकल फादर होता है और हम भारत को भारत माता के रूप में पूछते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे भारत में कोई भी राष्ट्रपिता नहीं हो सकता, लेकिन फादर ऑफ नेशन हो सकता है। तो फादर ऑफ नेशन को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हम उसमें बहुत सारे शब्द जोड़ सकते हैं, जैसे पितामह जोड़ सकते हैं। अगर हम इसी को हम राष्ट्र पितामह बोलते हैं तो इसका जो ग्रामेटिकल एरर है वो खत्म हो जाता है और कोई भी समस्या नहीं आती इसके अंदर, क्योंकि पितामह जो है वो सबके लिए पूजनीय है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि पूजनीय हो, जिसने अच्छे कार्य किए हो, उनको हम पितामह बोल सकते हैं। तो अगर फादर ऑफ नेशन को हिंदी में ट्रांसलेट करके राष्ट्र पितामह बोल दिया जाता तो ये समस्या खत्म हो जाती। लेकिन जवाहरलाल नेहरू थे, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए थे, उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऐसा करेंगे? नहीं कर सकते ना। बहुत सारी उन्होंने गलतियां करी। इसी प्रकार से उनकी अगर गलतियों की लिस्ट निकाली जाए तो हमको पूरे दिन वीडियो करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा कि उन्होंने क्या क्या गलतियां करी हैं। हर क्षेत्र में, हर जगह पे उनकी जो भूल है वो सामने आई और उनकी भूल का खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। ठीक है सर, तो आज के लिए हमारे दर्शकों को काफी जानकारी मिली होगी और रोचक जानकारी, कई रहस्योद्घाटन भी हुए हमारे दर्शकों के लिए। प्रदीप सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हम सबके साथ जुड़े, इतनी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद अल्पना जी। समूह के ओर से दर्शकों का भी धन्यवाद कि आप हमारे चैनल से जुड़े, आपने हमारा ये वीडियो देखा। अगले सप्ताह फिर जुड़ेंगे इसी समय इसी चैनल पर कुछ नए विचार उत्तेजक विषय को लेकर। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम, आभार। जय श्री राम। जय श्री